वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम कर रहे हैं एसएससी जेई का 2000 एमसीक्यू सीरीज। तो आज तक जितने भी एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिमिनरी में, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्निकल में, आपको सारे सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद हम मेंस के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा देंगे। मेन अपना जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें ज्वाइन करना है, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट मैं वहीं से उठाऊंगा। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है टू वेट कॉन्क्रीट। ये बीएमसी की सीरीज अभी चल रही है। टू वेट कॉन्क्रीट में काउज सेग्रीगेशन, लोअर डेंसिटी, वीकनेस ऑफ कॉन्क्रीट, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये सोचना है अब कि टू वेट कॉन्क्रीट क्या है, व्हाट इज दिस। क्या ये कोई अलग तरह का कॉन्क्रीट है क्या? तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कोई अलग तरह का कॉन्क्रीट नहीं है, ये कंक्रीट ही है जो आप कंक्रीट बना रहे हैं। अब लेकिन हुआ क्या कि आप उसमें ज्यादा पानी देके बना रहे हो, मतलब वाटर कंटेंट ये आप ज्यादा यूज कर ले रहे हैं, है ना। पानी ज्यादा अगर डाल देंगे तो वो क्या होगा, टू वेट हो जाएगा, ज्यादा गीला हो जाएगा। तो उसी के बारे में पूछा है कि अगर आपने ज्यादा गीला कर दिया है कंक्रीट को तो उस कारण से क्या हो सकती है, सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब क्या है समझिए। ऐसा समझो, मान लो सेग्रीगेशन को समझा रहे हैं। मान लीजिए एक फ्लोर है ऐसा, ठीक है, या फिर ऐसा कोई बीम है जिसमें आपको कंक्रीट भरनी है, कास्टिंग करनी है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्राउंड लेवल है। और यहाँ पे आके आपका मिलर जो है, ट्रांजिस्ट मिलर, ठीक है, वो खड़ा है। तो यहाँ से कंक्रीट को इतना दूरी पर गिराना है, आपको लेके आना है, फिर ये कास्टिंग होगा। ऐसा मान के चलो। मान लो आपका बहुत ज्यादा गीला कंक्रीट है, तो कंक्रीट में क्या क्या है, गिट्टी है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, सीमेंट पेस्ट है ना। तो अभी मान लीजिए इतना हाइट से अगर आप कंक्रीट को ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर, तो ऐसा होगा ड्यू टू दैट हाइट, है ना। ड्रॉप करने के कारण जैसे ही ड्रॉप होगा, अगर गीला कंक्रीट होगा तो गिट्टी अलग अलग हो जाएंगे, है ना, सीमेंट पेस्ट अलग अलग हो जाएगा, मतलब सब अलग अलग हो जाएगा, छितर बिथर जाएगा, सब फैल जाएगा। इसी चीज को कहते हैं सेग्रीगेशन होना, मतलब अलग अलग हो गया सारा इंग्रेडिएंट्स जो है कंक्रीट का, वो अलग अलग हो गया, मतलब अब उसमें होमोजेनिटी नहीं मेंटेन रहेगा। अब ये चीज क्यों हो सकती है, अभी जैसे आप मान लो कि ये जो यहाँ पे ये कंडीशन बताया, ये कंडीशन नहीं है, मतलब आप ज्यादा हाइट से नहीं गिरा रहे हो, नॉर्मल हाइट पे ही कंक्रीट को डाल रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए अगर आपका कंक्रीट बहुत ज्यादा गीला है, काफी गीला है, टू वेट है, और आपने डाल दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉम्पैक्शन करना है कि नहीं हमको। वैसे भी जब आप कॉम्पैक्शन करोगे तो उस समय क्या होगा, आप देखेंगे गिट्टी जो होंगे ना वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे, गिट्टी जो होंगे वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे। सारा गिट्टी नीचे बैठ गया, एक जगह पे बैठ गया, सारा गिट्टी बैठ जाएगा नीचे 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 नीचे, इस तरह से बैठ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आपका आ जाएगा कौन सा, सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट आ जाएगा आपका ऊपर, समझ गया। और सारा गिट्टी बैठ गया नीचे। तो यहाँ पे देखो फिर से गिट्टी और सीमेंट पेस्ट एक दूसरे से अलग हो गए क्या, जुदा हो गए क्या, सेग्रीगेट हो गए क्या। तो ये कंडीशन, तो ये हो सकता है जब टू वेट कंक्रीट हो, मतलब आपने वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा ले लिया है। टू वेट कंक्रीट कहने का मतलब कुछ नहीं माय डियर, वाटर बाय सीमेंट रेशियो आपने ज्यादा कर दिया है, तो ये हो सकता है, ये सेग्रीगेशन होगा। अब ये सेग्रीगेशन मान लीजिए हो जाएगा, गिट्टी गिट्टी एक जगह आके जमा हो जाएंगे, तो उसके बाद ये जो आप बीम का कास्टिंग कर रहे हो या फिर राफ्ट का किसी भी चीज का कास्टिंग कर रहे हैं, जब आप फर्मा खोलेंगे, मतलब मोल्ड को खोलेंगे, तब देखेंगे हनी कम लाइक स्ट्रक्चर भी आपको सरफेस पे अपीयर होगा कि गिट्टी 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 एक जगह दिख रहा है, सीमेंट पेस्ट दिख ही नहीं रहा है। क्यों? अरे यहाँ पे नीचे तो गिट्टी गिट्टी होगा ना, है ना, तो गिट्टी गिट्टी दिखेगा ना फर्मा खोलने के बाद, तो उसको हनी कम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना होता है। सेग्रीगेशन हो गया तो इसमें क्या स्ट्रेंथ मिलेगा बताओ, कुछ मिलेगा नहीं। चलो, तो सेग्रीगेशन बिल्कुल टू वेट, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज्यादा बढ़ाएंगे तो सेग्रीगेशन हो सकता है, सेग्रीगेशन विल अकर। सेग्रीगेशन हमें अगर अवॉइड करनी है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं। जैसे कि मैंने एक सबसे पहला सिस्टम बताया, हाइट ऑफ ड्रॉप, मतलब कंक्रीट को जो ऊंचाई से हम गिराते हैं उस कारण से भी सेग्रीगेशन हो सकता है। तो हाइट ऑफ ड्रॉप जो है ना, ये हमको जनरली शुड मींस शुड लेस देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से ज्यादा हाइट ऑफ ड्रॉप आपका नहीं होना चाहिए। एंड फॉर सुटेबल कंडीशन, ठीक है,
हम अधिक से अधिक इसको एक रेंज में मेंटेन करते हैं, 1.3 से 1.2 मीटर के रेंज में मेंटेन करते हैं, 1.3 से 1.2 मीटर के रेंज में, ठीक है। और जो कंक्रीट को हम मिलर वगैरह से लेके आते हैं, हम चूत का यूज करते हैं, च्यूट्स, ठीक है। व्हाट वी यूज च्यूट्स, समझ गए। इसमें से कंक्रीट आराम से बह के फ्लो होके आती है, तो सीधा इस तरह से आपका गिरता नहीं है कंक्रीट, समझ गए। और किसी भी केस में हाइट ऑफ फॉल्स शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर, 1.5 मीटर से ज्यादा होगा तो सेग्रीगेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखना, अगर आप कम रखेंगे तो सेग्रीगेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। दीज आर सम प्रिवेंटिव मेजर फॉर सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट, है कि नहीं। मिक्सिंग प्रॉपरली होना चाहिए, जब हम मिक्सिंग करते हैं, ठीक है, तो मिक्सिंग अच्छे से करेंगे, तो अगर मिक्सिंग अच्छे से करेंगे तो सेग्रीगेशन होने की चांसेस कम होगी, समझ गए बात को। सो दीज आर सम कंडीशंस, ओके, अब मतलब सम प्रिवेंशन मेजर्स। तो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा, वेट कंक्रीट होगा तो सेग्रीगेशन हो सकता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। दूसरा, लोअर डेंसिटी, ये ऑप्शन क्या है, लोअर डेंसिटी, इसको समझेंगे जरा। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव भी ऐसा नहीं होता है कि हम क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन पढ़े, आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दिए, नहीं, हम मैक्सिमम चीजों को रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन को आपको मेरे को समझाने में देखिएगा कितना अच्छे से हम आपको समझा देंगे, इसमें से सारा पैरामीटर, ताकि इस तरह के जो चीजें आएंगे आगे भी होंगे ना, ठीक है, आगे भी इस तरह से रिलेटेड टर्म्स आएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर पाओगे। इसीलिए तो हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, है कि नहीं। देखिए लोअर डेंसिटी ये क्यों हो सकता है, ये होगा या नहीं होगा, देखो बताओ। टू वेट कंक्रीट है माय डियर बालक, क्या है, टू वेट कंक्रीट, कंक्रीट है ज्यादा गीला। अभी आपने कंक्रीट ज्यादा गीला है, जो भी कंक्रीट का कास्टिंग आपको करना था आपने कर दिया कास्टिंग, मान लो इस तरह का कोई एलिमेंट ब्लॉक बनाना था आपने बना दिया, तो क्या मेरे को बताओ कंक्रीट जिंदगी भर हमेशा के लिए वैसा गीला ही रहेगा, नहीं, उसमें से इवेपोरेशन होगी, किसकी, पानी की। तो पानी किस में है, कंक्रीट के अंदर वॉइड्स में है, तो वहां से पानी इवेपोरेट करके बाहर निकल गया, तो कंक्रीट के अंदर जहां से पानी इवेपोरेट करके निकला वो जगह खाली, तो कंक्रीट बन गया क्या, पोरस, समझो बात को, कंक्रीट हो गया क्या, पोरस, हल्का होने लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम आपको ज्यादा मिलेगा लेकिन मास आपको कम मिलेगा, मास आपका कम हो गया, वॉल्यूम आपको ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर ज्यादा, मास कम, तो डेंसिटी कम नहीं हो जाएगा, लोअर डेंसिटी। क्यों, पानी आपने ज्यादा डाल दिया तो ज्यादा पानी निकल जाएगा ना, तो डेंसिटी लोअर हो जाएगी, समझे बात को। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। नाउ तीसरा ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, वीकनेस ऑफ कंक्रीट, ये किसी तरह का बीमारी है क्या, कमजोरी, आप कैसे कमजोर हो जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं तो, है ना, शरीर में मतलब सॉलिड नहीं है आप, तो कमजोर, वीकनेस, मजबूती नहीं हो आपके अंदर, यही बात है। तो ये वीकनेस ऑफ कंक्रीट कोई अलग टर्म है क्या बच्चे, नहीं है, इट इज व्हाट, इट इज टेलिंग अबाउट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है, मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी, कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, हमको मालूम है, तो इसी का स्ट्रेंथ हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही चेक करते हैं। तो मान लीजिए ये पूरा सॉलिड नहीं है, इसमें पोर वगैरह ज्यादा है, तो लोड लगाएंगे तो जहां पर पोर है, पोर होने का क्या मतलब, अगर बहुत अंदर इमेजिन करोगे थोड़ा सा, तो ये मान लो ये कोई एग्रीगेट, ये यहाँ पे कोई ऐसा एग्रीगेट, यहाँ पे ऐसा कोई एग्रीगेट, यहाँ पे ऐसा कोई एग्रीगेट, तो अभी इसके ऊपर लोड लगाओ, इस सिस्टम के ऊपर लोड लगाओ, तो देखो एग्रीगेट के ऊपर लोडिंग आएगा तो वो तो झेल लेगा, लेकिन ये सारे जो गैप्स हैं, यहाँ पे ये सारे जो गैप्स हैं, ये एक दूसरे से मतलब दबेगा क्या, और कंप्रेस होगा, दबेगा, और क्या हो जाएगा, मतलब लोड वो कम कैरी करेगा, मतलब चूंकि वो पोरस है वो उतना ज्यादा लोड आपका कैरी नहीं कर पाएगा, कंप्रेसिंग स्ट्रेंथ उस तरह के कंक्रीट की आपकी कम हो जाएगी। कंक्रीट का दबना मतलब सेट हो चुका है कंक्रीट, अब वो दब गया, क्योंकि वॉइड है तो वो दब जाएगा, दब जाएगा मतलब कैसे दबेगा, तो क्रैक डेवलपमेंट हो के टूट फूट के दबेगा, मतलब एग्रीगेट एक दूसरे से छूट जाएंगे, समझ गए, क्रैक डेवलपमेंट हो गया तभी ना वो दबेगा, नहीं तो क्यों दबता, जब हार्डन स्टेट में कंक्रीट क्यों दबेगा, समझो बात को,
क्रैक डेवलपमेंट हो जाएगा, दब जाएगा। तो अगर पोरोसिटी अंदर में ज्यादा हो गया, ज्यादा पोर्स हो गए, तब ज्यादा दबेगा, मतलब ज्यादा, मतलब कंप्रेसिव लोड कम कैरी कर पाएगा वो। तो वीकनेस ऑफ कंक्रीट होएगी, बिल्कुल होएगी। तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर इतने का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चौथा वाला, समझे? सो वीकनेस ऑफ कंक्रीट का मतलब और कुछ नहीं होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाना, क्योंकि यहाँ पे पोरोसिटी ज्यादा होगी। अच्छा ये बताओ, वाटर कंटेंट अगर बढ़ा दोगे तो और एक चीज हो सकता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज भी घुमा के दिया है, श्रिंकेज। श्रिंकेज भी ज्यादा होगा फिर, है कि नहीं? श्रिंकेज भी ज्यादा होगा तो श्रिंकेज के कारण क्रैक्स भी डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ये टू वेट कंक्रीट के ऊपर नहीं भी कम से कम, तो आप एसएससी जेईई में आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली 6 से 6 to 7 टाइम्स आपको यही वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो टू वेट कंक्रीट का मतलब क्या? वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा है ब्रो। तो वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होने के कारण क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं उनको देख लेना है। तो ये सब इफेक्ट हो सकता है, स्ट्रेंथ में रिडक्शन होगा, श्रिंकेज ज्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, सेग्रीगेशन होने का चांसेस है, ये सब चीजें। अब चलो, अब मैं एक चीज और थोड़ा प्रोपोर्शनिंग के ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे और एक तरह से इस चीज को पूछे जा सकते हैं आपसे, और वो क्या पूछे जा सकता है? मान लो आपको 1 मीटर क्यूब, मान लो कोई ढांचा है, जैसे बीम है, ये बीम है, इसमें आपको कंक्रीट को भरना है कि नहीं? ठीक है, इसमें आपको कंक्रीट को भरना है। तो ये मान लीजिए 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। तो ये जो इसमें कंक्रीट भरोगे, ये कौन सा कंक्रीट भरेंगे आप? वेट कंक्रीट भरेंगे, मतलब गीला करके ही कंक्रीट को भरेंगे ना, मतलब सीमेंट को, सैंड को, कोर्स एग्रीगेट को, सबको बढ़िया से मिक्स कर लिया ड्राई कंडीशन में। उसके बाद हम उसमें पानी मिलाते हैं, फिर और मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद जो मटेरियल मिलती है उसी को ना भरेंगे तो वो वेट कंक्रीट होगा ना, समझ गए? वो हो गया वेट कंक्रीट। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट आपको बनाना है तो हम ड्राई इंग्रेडिएंट कितना लेंगे? ड्राई इंग्रेडिएंट कितना लेंगे? ये भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा आगे चल के कहीं ना कहीं इस तरह का, या फिर जेईई लेवल पे कहीं ना कोई भी एग्जाम में दिख जाएगा। तो समझिए इसका मतलब ये क्या बोल रहा है। ये वेट कंक्रीट में क्या है? ड्राई इंग्रेडिएंट प्लस वाटर है, ठीक है? ड्राई इंग्रेडिएंट प्लस वाटर है। अभी दूसरा आपसे पूछ रहा है केवल ड्राई इंग्रेडिएंट का वॉल्यूम कितना होगा, कितना वॉल्यूम आप लोगे मार्केट से, क्योंकि हमको ये कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट हमको चाहिए, तो हमको मार्केट से उसी के अनुसार सीमेंट लेना होगा, मार्केट से उसी के अनुसार कोर्स एग्रीगेट लेना होगा, मार्केट से उसी के अनुसार फाइन एग्रीगेट लेना होगा। समझो बात को, है ना? तो इसलिए ये सब कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। तो ये लगभग देखा जाता है माय डियर, ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने जब प्रॉपरली मिक्स कर दिया है, जब आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर दिया, मतलब सीमेंट को, सैंड को, कोर्स एग्रीगेट को, सबको बढ़िया से मिला के मिक्स करके रखा है, क्या बनाने के लिए? कंक्रीट बनाने के लिए। कौन सा? वेट कंक्रीट को बनाने के लिए। तो ये देखा गया है कि जो वेट कंक्रीट की वॉल्यूम है, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट बनाने के लिए 1.5 मीटर क्यूब, 1.54 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट चाहिए, मिक्स्ड ड्राई इंग्रेडिएंट। 1.54 मीटर क्यूब ऑफ मिक्स ड्राई इंग्रेडिएंट, इतना चाहिए, याद रखिएगा। अब ये क्यों होती है मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? हमको मालूम है, चलो बता ही देता हूं, अभी बता दूंगा, टेंशन फ्री रहना। तो ये सोचो बस कि वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ये वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट बनाने के लिए आपको 1.54 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट वॉल्यूम आपको चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट वॉल्यूम। ऐसा क्यों? देखो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में है वॉइड्स, उसमें क्या है? एयर वॉइड्स, और जैसे ही आप पानी मिलाओगे ना वो एयर वॉइड्स वगैरह खत्म हो जाएगा, वो एयर वॉइड्स लूज हो गया, इवापोरेट कर गया, ऐसा समझो, एयर वॉइड्स खत्म हो गया। तो एयर वॉइड्स जब खत्म हो जाएगा तो वो फिर उसकी वॉल्यूम रिडक्शन हो जाती है, समझ गए? सो वेट वॉल्यूम के कंपैरिजन में ड्राई वॉल्यूम अधिक होता है मिक्स का, समझे? ठीक है, क्योंकि उसमें है एयर वॉइड्स, और जैसे हम पानी मिलाएंगे तो वो एयर वॉइड्स वगैरह कोलैप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपको वेट वॉल्यूम मिलेगा। अब ये 51.54 ही क्यों, ये इतना ही क्यों? सवाल तो ये है, मेन सवाल क्या है कि ये 1.54 ही क्यों?
या और भी कुछ हो सकता था। तो देखिए इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है। इसके पीछे का रीजन ये है, देखिए जब आप इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं तो उसमें क्या मिक्स कर रहे हैं, कोर्स एग्रीगेट को मिक्स कर रहे हैं, फाइन एग्रीगेट को मिक्स कर रहे हैं, सीमेंट वगैरह को मिक्स कर रहे हैं एक साथ, है ना। तो कोर्स एग्रीगेट को उठा लेते हैं। कोर्स एग्रीगेट में ये देखा गया है माय डियर फ्रेंड्स टेक्निकली, है ना, कि जो परसेंटेज ऑफ वॉइड प्रेजेंट रहता है कोर्स एग्रीगेट्स के, वो रहती है लगभग 32% से लेके 34% का रेंज रहता है वॉइड का। किसका, ये बात कर रहा हूं मैं एयर वॉइड्स का, ठीक है। फाइन एग्रीगेट में एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बोलूं, इसमें जो वॉइड प्रेजेंट रहते हैं मतलब सैंड वगैरह में, ये लगभग 20% से लेके 27% इसका रेंज रहता है, 27% ये रहता है वॉइड इन फाइन एग्रीगेट। अब देखिए सीमेंट, ठीक है, सीमेंट भी हम यूज करते हैं। तो सीमेंट बहुत ही फाइन मटेरियल है, अपने आप में सीमेंट बहुत फाइन मटेरियल है ना। तो उसके अंदर में वॉइड को हम जनरली नेग्लिजिबल मानते हैं, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब स्पेलिंग इधर उधर हो गया, छोड़ो। सो आप अब ऐसा देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को कंसीडर करिए। कोर्स एग्रीगेट को मिलाया, फाइन एग्रीगेट को मिलाया, तो सीमेंट में तो वाइड को हम नेग्लिजिबल ले ही लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू देखिए 34 और 27। 34 प्लस 27 का कितना हो जाएगा, 34 प्लस 27 करोगे हो जाएगा 61, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली अगर मिक्स कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जब कंक्रीट को मिक्सिंग कर रहे हैं तो ये सारे एग्रीगेट को और सीमेंट को हम एक साथ मिला के मिक्स करते हैं कि नहीं, जबरदस्त बढ़िया तरीके से। तो इस तरह से मिक्सिंग करने के कारण क्या होता है, इनका जो कंबाइंड मिक्सिंग होती है उसमें से मतलब जो कंबाइंड वॉइड आया 61%, इसमें से लगभग 7% वॉइड आपको डिक्रीज होके मिलती है। तो 61 में से 7 घटा दो, कितना बचा, 54 बचा। 61 में से 60 घटा देंगे, 54 बचा। तो ये 54% वॉइड है, किसमें, ड्राई मिक्स आपने किया है तब 54% वॉइड है, समझ रहे हो। ड्राई मिक्सिंग अगर आप करेंगे इंग्रेडिएंट्स का तो आपको 54% उसमें वॉइड ही वॉइड मिलेगा। सो अगर आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट वॉल्यूम चाहिए तो हमको 1.54 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हमको चाहिए होगी, ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करके हमको चाहिए होगी, क्योंकि हमको मालूम है जो 54% है ये तो वॉइड्स हैं। जब हम पानी डालेंगे तो कुछ वॉइड कोलैप्स हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और जिसमें पानी समाना वो पानी समा जाएगा, बाकी सब कोलैप्स हो जाएंगे और वो फाइनली 1 मीटर क्यूब पे आ जाएगा। समझ गए बात को। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन होती है और कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं। क्लियर है, चलिए हो गया बहुत लेंदी, और कुछ क्वेश्चन कभी सवाल आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करना माय डियर कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमारा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा आंसर दे दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर दे दिया, नो। हम चीजों को भी कवर करते चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कितना पढ़ोगे, अरे एक जगह पे हम ही को देख रहे हो, हमारे क्लासेस को देख रहे हो, तो कुछ तो आउटपुट लेके जाओ। कभी मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन में बैठे हो और इस तरह का कोई क्वेश्चन फंस गया तो याद, अरे सर ने बोला था, है, तो याद आ जाएगा, है कि नहीं। तो टू वेट कंक्रीट कहने का मतलब है कंफ्यूज नहीं होने का, वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा, और इस केस में ये सभी होंगे, सेग्रीगेशन होगा, लोअर डेंसिटी होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिडक्शन होगी, श्रिंकेज भी ज्यादा होगी, और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर है, वेरी गुड। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यूरिंग पीरियड इज मिनिमम फॉर कंक्रीट यूजिंग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्लैग सीमेंट। तो सबसे पहले तो ये बात करिए क्यूरिंग पीरियड का मतलब क्या होता है। देखिए हम क्यूरिंग करते ही क्यों हैं, हम क्यूरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मालूम है जब हम कंक्रीट बना दिए, स्ट्रक्चर में प्लेस कर दिए, अब उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन वो कंटिन्यूसली चलेगा। हाइड्रेशन रिएक्शन चल रहा है तो उस दौरान वाटर इवेपोरेट कर रही है सरफेस से, है ना। सो वो इवेपोरेशन में जो लॉसेस हो रही है वाटर को, उसको कोप अप करने के लिए हम कंटिन्यूसली वाटर को अप्लाई करते रहते हैं कंक्रीट के सरफेस के ऊपर, ठीक है, ताकि हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो चीज उसको अवेलेबल होते रहे और उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होते रहे। सो क्यूरिंग आपको तब तक जरूरत है जब तक कंक्रीट में हाइड्रेशन रिएक्शन चल रही है और उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है।
तो ये बताओ मिनिमम क्यूरिंग पीरियड की कम से कम क्यूरिंग किस केस में करना होगा? उस केस में करना होगा कम से कम क्यूरिंग जिसमें जल्दी से जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे तो रैपिड हार्डनिंग का मतलब ही तो यही है कि ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग के केस में रिलेशनशिप याद करिए। ओपीसी का जो स्ट्रेंथ 7 दिन में आपको मिलता था वही सेम स्ट्रेंथ आरएचसी को यूज करके जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हमको 3 दिन में मिल जाता है, 3 डेज। तो रैपिड हार्डनिंग के केस में क्या जल्दी से जल्दी आपको स्ट्रेंथ डेवलपमेंट मिल रहा है? तो क्या रैपिड हार्डनिंग के केस में अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को यूज करके हम कंक्रीट बना देंगे तो क्या वो मेरा जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो रहा है? तो जल्दी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होने का मतलब हमको क्यूरिंग भी कम समय तक करना होगा। खत्म बात। जब उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो गया उसके बाद हम क्यूरिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो क्यूरिंग पीरियड विल बी मिनिमम इन केस व्हेन वी विल यूज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये क्वेश्चन था एसएससी जेई का। एसएससी ने करेक्ट ऑप्शन मान रखा था ऑप्शन नंबर 3 जो कि एकदम सरासर गलत है। ठीक है, तो आप कभी एसएससी के क्वेश्चन बुक को सॉल्व करेंगे, गुप्ता वगैरह या फिर कोई दूसरा यूट्यूबर सॉल्व करवा रहा होगा, यूट्यूबर्स बोल रहा हूँ टीचर्स नहीं, तो वो लोग हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन का ऑप्शन छाप दे, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दे और उसी को जस्टिफाई कर दे, तो गलत है। जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने समझाया, स्ट्रेंथ जिसका जल्दी डेवलप होगा उसमें क्यूरिंग हमको कम समय तक करना होगा क्योंकि उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट हो जा रहा है और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट करवाने के लिए तो हम क्यूरिंग कर रहे हैं, है ना, ताकि वो जो हाइड्रेशन रिएक्शन के दौरान जो वाटर का लॉसेस हो रहा है वो कोप अप हो पाए, उसको हम मेकअप कर पाए। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बातें, यहाँ पे ये सब चीजें आ ही गए हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला तो हमारा एक कोडल प्रोविजंस है IES 456/2000। अब उस कोडल प्रोविजन को सुनिए। अकॉर्डिंग टू कोड कहता है कंक्रीट क्यूरिंग शुड बी कंटिन्यू टिल इट ऑब्टेन 70 to 80% ऑफ स्ट्रेंथ। तब तक हमको क्यूरिंग करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू कोड जब तक वो 70 से 80% ऑफ अपना स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर लेता। इसके बाद कोड और एक स्टेटमेंट कहता है, उसको सुनिए। दूसरा स्टेटमेंट कोड का ये कहना है द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC के लिए, यहाँ पे OPC लिखा हुआ है, इसके लिए मिनिमम क्यूरिंग पीरियड होगा 7 दिन 7 डे एंड ब्लेंडेड सीमेंट 10 डे। ब्लेंडेड सीमेंट के लिए हो जाएगा 10 डे। अब ये ब्लेंडेड सीमेंट क्या है माय डियर? अगर आप OPC में, देखिए सुनिएगा बात ध्यान से, अगर आप OPC में जो उसके इंग्रेडिएंट है उसको थोड़ा मोड़ा चेंज करके कोई दूसरा टाइप ऑफ सीमेंट आप बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। ये 4 टाइप के होते हैं जनरली, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अगर ब्लेंडेड सीमेंट देखेंगे वो 4 टाइप का होता है। पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड लाइमस्टोन सीमेंट एंड टर्नरी, ठीक है, टर्नरी ब्लेंडेड सीमेंट। ये 4 अलग अलग तरह के सीमेंट होते हैं। इन 4 अलग अलग तरह के सीमेंट के लिए 10 दिन बोला है। तो यहाँ पे जो स्लैग सीमेंट है इसके लिए होगा 10 डे, ठीक है। स्लैग सीमेंट एक तरह का ब्लेंडेड सीमेंट है जिसके लिए होगा 10 डे। स्लैग सीमेंट का अपना एडवांटेज है, बहुत सारा एडवांटेज है, हमने सब कुछ BMC वाले लेक्चर क्लासेस में कूट के आपको पढ़ाया। सल्फेट रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, इम्परमिएबिलिटी इंप्रूव हो जाती है इसकी, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स इसका एप्लीकेशन, सब कुछ कूट के बताया। अभी यहाँ पे हम क्यूरिंग पीरियड पे डिस्कशन करेंगे। लो हीट सीमेंट धीरे हाइड्रेशन होती है उसमें, इसलिए धीरे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी निकलता है और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी थोड़ा लेट में होता है। तो लो हीट सीमेंट के लिए जो क्यूरिंग है वो होती है 14 दिनों के लिए, मिनिमम 14 दिन। एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का ये होता है 3 डे। समझ गए बात? इतना तो ये कम से कम इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, 3, 14, 7, 10, ठीक है। और ये कोड का जो अपना प्रोविजन है, स्टेटमेंट, इसको याद रखिए। और एक सीमेंट के लिए बताता हूं, हाई सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, उसका नाम सुना होगा, हाईली सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। ऐसे केसेस में भी 14 दिन होता है, उसका भी याद रखना, 14 डेज, है ना। तो ये आपको अगर ये दिन भी याद किए रहते तो भी कंपैरिजन करके बता देते, लेकिन हमारे पास दिन हमको याद नहीं था, लेकिन मेरे को लॉजिक याद था, क्यूरिंग पीरियड होता क्या है,
है ना। उसका डेफिनेशन हमको मालूम था, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। और क्यूरिंग हमको कब तक करना है, जब तक 70 से 80% तक का स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो जाता तब तक हमको क्यूरिंग करना है। तो 70 से 80% स्ट्रेंथ किसमें जल्दी डेवलप होगा, जिसमें जल्दी डेवलप होगा उसमें कम उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, है ना, उतना ही ड्यूरेशन हमको देना होगा। तो ये डेफिनेशन को यूज करके भी मैं आंसर कर सकता था। तो मेरे पास दो अप्रोच है, ठीक है, जैसा आप सोच सकते हो। क्या अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको टेम्परेचर से रिलेटेड बताता हूँ। देखिए, कंक्रीट का जो टेम्परेचर होता है ना, उसको जनरली 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मेंटेन करने का हम कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं माय डियर? ऐसा इसलिए करते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि जो हाइड्रेशन रिएक्शन है ना, 7 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर होता है तो ऐसे केसेस में हाइड्रेशन रिएक्शन बंद होने लगती है कंक्रीट के अंदर, ठीक है। तो अगर बंद होने लगेगी तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा क्या माय डियर? स्ट्रेंथ डेवलपमेंट नहीं होगा। सो टेम्परेचर मेरे को लगभग 10 डिग्री से ज़्यादा मेंटेन करने की आवश्यकता होती है, समझ गए। और हाई टेम्परेचर केसेस में बताता हूँ, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो कंक्रीट अपने आप में बहुत गर्म है, हो चुका है, हाइड्रेशन भी बहुत स्पीड में हो रहा होगा, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही होगी। तो ऐसे केसेस में इनिशियली तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ जल्दी देखने को मिल सकता है, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल दैट योर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गोज रिड्यूसिंग। इसलिए एक कंडीशन है ऐसा कि जो हम वाटर को यूज करके जो क्यूरिंग करेंगे ना, तो हाई टेम्परेचर वाले सिनेरियो में हम ऐसा ट्राई करेंगे कि थोड़ा ठंडा पानी से क्यूरिंग करेंगे। ठंडा पानी से क्यूरिंग करने का मतलब है, मान लो स्ट्रक्चर का टेम्परेचर है तुम्हारा 40-45 डिग्री पे पहुंच गया है, 50 डिग्री पे है, लेकिन तो हम क्यूरिंग करेंगे तो मिनिमम जो भी स्ट्रक्चरल का टेम्परेचर है उससे 10-11 डिग्री कम टेम्परेचर का जो पानी होगा, मान लो 40 डिग्री है तो लगभग 28-30 डिग्री पे अगर कोई पानी है उसी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उस पानी को यूज करके क्यूरिंग करेंगे। ये एक जनरल कंसेप्शन है। नहीं तो थर्मल शॉक डेवलप हो सकता है स्ट्रक्चर के अंदर। क्या? थर्मल शॉक। तो थर्मल शॉक के कारण क्रैक डेवलपमेंट हो सकती है। सो दिस इज द लॉजिक। In case of high temperature, the water what we use in curing purpose should have low temperature approximately of 11 degree with respect to temperature. ध्यान रहेगा बाबू लोग, रखना पड़ेगा, इसको रखेगा। और देखो, एक चीज और आपसे पूछ सकते हैं या फिर तुम्हारे मन में कंफ्यूजन आ सकता है। कंफ्यूजन ये कि पहला क्वेश्चन, कौन सा ऐसा क्यूरिंग का प्रोसेस है जिसमें क्यूरिंग पीरियड बहुत कम हो जाती है? तो देखिए, वो है स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग ऐसा केस है जिसमें क्यूरिंग पीरियड काफी कम हो जाती है, हमको ज्यादा क्यूरिंग करने की जरूरत नहीं होता है, ओके, वो जल्दी हो जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में कंक्रीट का जो कंक्रीट निकलता है वो देसी तरीके से, चूंकि आपने उसको बनाया नहीं है इसलिए उसका मजबूती उतना होता नहीं है। तो हमने एक लॉजिक भी देखा था कि इलास्टिसिटी मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, अगर आप स्टीम क्यूरिंग करेंगे तो बिल्कुल हो जाता है। तो उसका यही लॉजिक था, ठीक है, ओके, हो गया, बहुत डिस्कशन हो गया। ध्यान, और आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा अपन बैंड बजाते रहेंगे।